वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानता साइंसेस। डियर स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियो में मैंने डाइजेशन जो थी उसकी इंट्रोडक्शन, एलिमेंट्री कैनाल में जो डाइजेशन होती है उसकी इंट्रोडक्शन और एलिमेंट्री कैनाल्स प्लस ग्लैंड्स के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में आपको मैंने बताया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आपको डाइजेशन के बारे में पता चले। डाइजेशन क्या चीज़ है, क्यों इसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है और क्या इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा सबसे पहले आता है दैट इज़ डाइजेशन, डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आपको वो डेफिनेशन दिख रही होगी। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, डाइजेशन जो होती है इट इज़ ए प्रोसेस इन द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो आपकी होती है, जो एक कैनाल सिस्टम है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसके अंदर प्रोसेस हो रहा है। कौन सा प्रोसेस? द प्रोसेस इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। जो फ्रूट होता है उसकी ब्रेक डाउन हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, उसको हम तोड़ रहे हैं। कैसे तोड़ रहे हैं? वो लिखा हुआ है द ब्रेक डाउन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन इन द एलिमेंट्री कैनाल बाय, किसके थ्रू तोड़ रहे हैं? हम तोड़ रहे हैं उसको, फिजिकली तोड़ रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ द टीथ। जो हम च्यू करते हैं, मैस्टिकेशन करते हैं, वो हो गया फिजिकल ब्रेकडाउन। एंड देन आपका आता है केमिकल ब्रेकडाउन। तो वो जो केमिकल ब्रेकडाउन है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, हम उसके थ्रू जो फूड होता है वो टूटता है। तो ये पूरा जो आपकी डेफिनेशन है यही शो करती है कि डाइजेशन जो है फूड का तोड़ना है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो केमिकली हो। और फिर उसके बाद जो भी हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं उस ब्रेकडाउन के बाद उनकी एब्जॉर्प्शन कहाँ पे? इंटेस्टाइन से अंदर एब्जॉर्प्शन होगी और साथ में असेमिलेशन होगी। वो जो आपके डाइजेस्टेड, जो भी आपकी डाइजेशन हुई है उसके बाद जो आपको एब्जॉर्प्शन के लिए मॉलिक्यूल्स मिलते हैं उनका ब्लड में जाना, और हमें फिर वो जो मॉलिक्यूल्स हैं हमें ग्रोथ में हेल्प करेंगे, हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे। वो जो पूरा प्रोसेस है दैट इज़ डाइजेशन के अंदर ही आता है। डियर स्टूडेंट्स, हम सिंपल भाषा में डाइजेशन को पढ़ेंगे यहाँ पे। तो वो कहता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द डाइजेशन इज द प्रोसेस, द डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। इट इज ब्रेकडाउन ऑफ द फूड जिसके अंदर जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। बेटा, हमारे जो फूड होता है उसके अंदर कम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। हमने जो बोला ब्रेकडाउन, तो वो इसी का ब्रेकडाउन करना है। जो आपके ये कम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स हैं हमने इनको तोड़ना है और क्या बनाना है? हमने बनाना है सिंपल बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमने कम्प्लेक्स तोड़ने हैं और सिंपल बनाने हैं। तो सिंपल क्यों बनाने हैं भाई, क्यों कम्प्लेक्स करने हैं? तो बेटा, हमारे जो शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं उनका क्या होता है भाई? उन्होंने हमारे खाने के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको ढूंढना है। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई चीज़ बैठी हुई है, ऐसा आएगा और वो उसको भाई मेरे वाली चीज़ है, उसको निकालेगा और ले जाएगा। नहीं, उनको वो चीज़ काम करने के लिए उनको जगह चाहिए। हम क्या करेंगे? हम उनको तोड़ेंगे। हम क्या करेंगे? फूड के अंदर जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि आपका एक ग्रुप, मान लो अगर आपका कोई एक सिंपल आपका कोई रिलेटिव आ रहा है, दूर से अकेला आ रहा है, आपको पता चल जाएगा ये भाई आपका रिलेटिव है, दूर से ही पता चल जाएगा। बट अगर वो किसी ग्रुप के अंदर होगा, किसी मेले में होगा, तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। सेम इज़ अ केस, जो एंजाइम्स होते हैं उनको अपनी चीज़ों को ढूंढने में मुश्किल आती है। उसको आसान करने के लिए हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करते हैं कम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स को हम सिंपल बना देते हैं, ताकि एंजाइम्स अपने अपने मॉलिक्यूल्स को ढूंढे और उनके ऊपर एक्ट करे। अब वो जो कम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स हैं, हम ये पढ़ना चाहेंगे वो जो कम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स हैं होते क्या हैं। अब कहता है जो कम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स हैं किस चीज़ के बने हुए हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं कार्बन के बने होंगे। कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? उसमें कंपोनेंट्स होंगे कार्बन, उसमें कंपोनेंट होगा हाइड्रोजन, उसमें कंपोनेंट होगा ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। ये 6 कंपोनेंट से आपके ये बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं। नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि आपके ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं कौन कौन से। बेटा, 4 बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपकी बॉडी के लिए। आपके फूड के अंदर यही 4 बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो फर्स्ट वन इज़ प्रोटीन्स।
अब यहाँ पे मैंने कम्प्लेक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिंपल। आपका जो कम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल जो पहला रहता है प्रोटीन रहता है। प्रोटीन इज अ कम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल एंड उसी का सिंपल कंपोनेंट जो है, उसका सिंपल जो है दैट इज अमाइनो एसिड्स। इज इट क्लियर? आपका जो कम्प्लेक्स है प्रोटीन है और सिंपल जो है अमाइनो एसिड्स है। मैं इसको अभी डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा आपको। देन कार्बोहाइड्रेट्स और उसका जो सिंपल है दीज आर ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज। नेक्स्ट आपका न्यूक्लिक एसिड्स, इसका जो सिंपल रहता है वो पेंटोज शुगर रहता है और फॉस्फोरस रहता है। देन फैट्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब हम इनके बारे में ही थोड़ा सा प्रोटीन्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, फैट्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा यहाँ। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो बने हुए हैं अमाइनो एसिड्स के, अमाइनो एसिड्स के बने हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, यही प्रोटीन जो होते हैं, जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये क्या हैं? ये सिंपल हैं। जब एक अमाइनो एसिड किसी दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ता है तो ये बनाता है डाइपेप्टाइड। क्या बनाता है? पेप्टाइड। ये बनाता है डाइपेप्टाइड। और ये बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। ये कौन सा बॉन्ड होता है? ये होता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। मीन्स एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ेगा और बनाएगा डाइपेप्टाइड। यही डाइपेप्टाइड जब किसी और अमाइनो एसिड, एक और अमाइनो एसिड के साथ जुड़ेगा, मान लो ये एक और अमाइनो एसिड हो गया, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका, ये बना गया ये आपका डाइपेप्टाइड, और ये वाला जो आपका ये बन जाएगा ट्राइपेप्टाइड। समझ आई? एक अमाइनो एसिड दूसरे के साथ जुड़ा डाइपेप्टाइड, और जब ये डाइपेप्टाइड एक और अमाइनो एसिड के साथ जुड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है 3 बन जाएंगे ट्राइपेप्टाइड। वैसे ही जब ये चेन आगे आगे चलती जाएगी तो ये एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देंगे, कम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड चेन बना देंगे। क्या बनाएंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन बना देंगे। और इसी ही पॉलीपेप्टाइड चेन को हम बोलते हैं प्रोटीन। इज इट क्लियर? तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं, हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। डियर स्टूडेंट्स, यही कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मान लो एक ग्लूकोज प्लस दूसरा ग्लूकोज, तो ये क्या थे? सिंपल मॉलिक्यूल थे। जब 2 जुड़ेंगे तो ये बना देंगे डाइसैकेराइड। क्या बना देंगे? डाइसैकेराइड। वैसे ही जब ये एक और ग्लूकोज के साथ जुड़ेंगे तो ये बना देंगे ट्राइसैकेराइड। इज इट क्लियर? क्या बना देंगे? ट्राइसैकेराइड। बेटा जब यही ट्राइसैकेराइड जब नेक्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ग्लैक्टोज मॉलिक्यूल्स, फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ेंगे तो ये पॉलीसैकेराइड चेन बना देंगे और ये बन जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सेम इज द केस जब आपका न्यूक्लिक एसिड। बेटा ये न्यूक्लिक एसिड है क्या चीज़? तो आपको पता होगा कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल रहता है। क्या रहता है? जेनेटिक मटेरियल रहता है। हम इसकी बात करते हैं। ये आपका जेनेटिक मटेरियल रहता है। बट क्या होता है जेनेटिक मटेरियल? आपको पता होगा, आपके इनहेरिटेंस के लिए आपने थोड़ा सा अगर सुना होगा तो इनहेरिटेंस के लिए आपको जेनेटिक मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। आपकी बॉडी, आपके जो स्ट्रक्चर होता है आपके पेरेंट्स के साथ मिलता जुलता होता है थोड़ा बहुत, तो वो किसकी वजह से? इसी जेनेटिक मटेरियल की वजह से होता है। ये जो जेनेटिक मटेरियल है एक मैसेंजर है आपके पेरेंट्स का, और जो आपको एक आपकी बॉडी को, आपके सेल्स को एक मैसेज देता है कि आपका स्ट्रक्चर आपके पेरेंट्स की तरह मिलता है। तो ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है 2 टाइप का होता है आपकी बॉडी के अंदर, दैट इज DNA एंड और दूसरा होता है RNA। आपकी बॉडी के अंदर मेन जो जेनेटिक मटेरियल रहता है DNA रहता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एंड देन दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड मैक्सिमम जो होता है जेनेटिक मटेरियल मेन फंक्शनली प्लांट्स में करता है, बट हमारी बॉडी के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। और DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ये भी जेनेटिक मटेरियल है। तो बेटा जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये पेंटोज शुगर और फॉस्फेट से बनता है।
जब इनकी चेन्स बनती हैं तो ये आपका न्यूक्लिक एसिड बनता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड से बनता है। न्यूक्लियोटाइड्स की मदद से इनकी लॉन्ग चेन्स होते हैं। किनकी लॉन्ग चेन्स होती हैं? न्यूक्लियोटाइड्स की लॉन्ग चेन्स होती हैं और ये आपका न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। वैसे ही हम बात करेंगे फैट्स के बारे में। तो बेटा जो फैट्स होते हैं ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की लॉन्ग चेन्स होती हैं। एक फैटी एसिड ग्लिसरॉल दूसरे के साथ जुड़ेगा। जब एक फैटी एसिड ग्लिसरॉल किसी दूसरे फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ जुड़ेगा वो बनाएगा डाइग्लिसराइड्स। प्लस किसी और के साथ जुड़ेगा तो फिर वो बना देगा आपका ट्राइग्लिसराइड्स और नेक्स्ट करते करते आपके बन जाएंगी पॉलीग्लिसराइड चेन। ठीक है, पॉलीग्लिसरिक चेन। और जो पॉलीग्लिसरिक चेन होगी वही आपके फैट्स को बनाएगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो आपके प्रोटीन्स होते हैं और ये आपके जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं इनका क्या फंक्शन है, फैट्स इनके फंक्शंस क्या हैं। तो बेटा जो फंक्शंस होते हैं आपको पता होगा आपकी बॉडी के अंदर दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस। कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं? कैटाबॉलिक एंड द अदर वन इज एनाबॉलिक। दो टाइप की रिएक्शंस हो रही हैं। ये जो एनाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस ये सिंथेटिक रिएक्शंस होती हैं, सिंथेसाइज करती हैं। कौन सी रिएक्शंस हैं ये? सिंथेटिक, SYNTHETIC। सिंथेसाइज करना है, किसी चीज़ को बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्या चाहिए भाई? आपने कोई घर बनाना है तो आपको क्या चाहिए? ईंटें चाहिए। तो वो जो ईंटें हैं, वो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो यही बायोमॉलिक्यूल्स हैं। और इन बायोमॉलिक्यूल्स में जो सिंपल बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो आपके एज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स काम करते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं आपके मसल्स बनाने के काम करते हैं। ठीक है, आपकी ग्रोथ में आपके मसल्स जो बनाएंगे प्रोटीन्स बनाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे। न्यूक्लिक एसिड्स आपका जेनेटिक मटेरियल है, आपके सेल के लिए जो भी आपकी आगे डिविजन्स हो रही हैं उनके लिए जितना भी काम करेंगे वो न्यूक्लिक एसिड्स करेंगे। आपके प्रोटीन्स जो होते हैं अगेन इंजाइमेटिक एक्शंस करते हैं। इंजाइम्स भाई, इंजाइम्स बनते हैं प्रोटीन्स के। आपकी मसल्स बनते हैं प्रोटीन्स के साथ बनते हैं। ठीक है, आपका जो मेन एनर्जी सोर्स रहता है वो क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या रहते हैं ये? तो मैं यहां पे लिख दूंगा एनर्जी। एनर्जी सोर्स जो होता है ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आपका जेनेटिक काम करता है, आपके इनहेरिटेंस में हेल्प करता है। ठीक है, और जो फैट्स आते हैं ये आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करवाते हैं। आपके जितने भी सेल की मेम्ब्रेन्स होती हैं वो सारी की सारी किससे बनती हैं? इन्हीं फैट से बनती हैं। इवन दो फैट्स आपकी बॉडी को कोल्ड वेव से भी आपको बचाती हैं। ठीक है, तो ये एज ए शील्ड काम करती हैं। आपके जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो इन्हीं प्रोटीन से, इन्हीं फैट्स से बनती हैं। इसे क्लियर? आपके हार्मोन्स जो होते हैं अगेन प्रोटीन से बनते हैं, लिपिड से बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं। तो कहने का मतलब आपकी बॉडी का जितना भी प्रोसेसिंग हो रही है इन्हीं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इन्हीं बायोमॉलिक्यूल्स के थ्रू हो रही है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन दो टाइप की होती है, मैकेनिकल है, केमिकल है। हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं इसके बारे में। मैकेनिकल, भाई मैकेनिकल डाइजेशन, आपने खाना मुंह में लिया, दांतों ने च्यू किया, आप उनको च्यू कर रहे हो, आप फिजिकल वर्क कर रहे हो। जो फिजिकल है वो मैकेनिकल में आ गया। एक तो आपने ये खुद च्यू किया। आपकी बॉडी के अंदर आपके जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कर रही है, स्टोमक आपका चर्निंग मूवमेंट्स कर रहा है। तो ये सारी की सारी जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं मैकेनिकल मूवमेंट्स में ही आती हैं। तो ये मैकेनिकल डाइजेशन हो रही है। केमिकल डाइजेशन, बेटा केमिकल डाइजेशन में आपके एंजाइम्स वर्क करते हैं, आपके हार्मोन्स वर्क कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा। इसमें क्या आ रहा है? इसमें आपकी केमिकल में आपका HCl जो वर्क कर रहा है, आपके जो एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं, आपके जो हार्मोन्स वर्क कर रहे हैं, ये सारी की सारी कौन सी डाइजेशन हो रही है? ये सारी की सारी आपकी केमिकल डाइजेशन हो रही है। इज इट क्लियर?
देन हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ डाइजेशन। तो बेटा जो डाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, मैंने पहले आपको बता दिया कि आपकी दो टाइप की आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। सिंथेटिक ब्लॉक्स चाहिए आपको। वो ब्लॉक्स जो होते हैं वो आपको एक तो आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया आपको ग्रोथ के लिए आपको प्रोटीन्स चाहिए, ग्रोथ के लिए आपको फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो जो एनर्जी होती है वो आपकी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से आती है, वो जो एनर्जी होती है वो आपके फैट्स के थ्रू आती है। तो बेटा जितना भी ये रिक्वायरमेंट है पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रोथ एंड एनर्जी। तो ये डाइजेशन का सारा प्रोसेस क्या था, उसकी डेफिनेशन क्या, वो बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्यों डाइजेशन के कौन कौन से दो टाइप्स हैं, एंड देन क्यों हमें वो डाइजेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल अबाउट डाइजेशन। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही मुझे और ज़्यादा प्यार दीजिए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मैं आपके हर एक कमेंट को रिप्लाई करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे रोकता हूँ मैं। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ स्टे इन कंटैक्ट विद मी एंड स्टे इन कंटैक्ट विद माय चैनल ज्ञानता साइंस।